आज जो हम देखने वाले हैं तो आज बीपीएससी से रिलेटेड जो दृष्टि का पब्लिकेशन का आया है तो इसका बिहार स्पेशल को हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो को बना दिया है जो इसमें आपका बिहार का सामान्य परिचय जो होगा उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैं जा कर के प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और आज जो हम देखने वाले हैं वो बिहार प्राचीन इतिहास देखने वाले हैं। ठीक है, और ये स्पेशली जो है वो बिहार स्पेशल है। ठीक है, और ये आपके लिए जो बीपीएससी जो 69 होने वाला है उस पर इम्पॉर्टेंट होगा, और बीपीएससी का जितना भी एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपका बिहार स्पेशल को कवर किया जाएगा। सीडीपीओ हो गया, उसके अलावा जो जहाँ पर भी बीपीएससी का जो करंट अफेयर पूछा जाता है, आपका मतलब स्टैटिक पोर्शन जहाँ पे पूछा जाता है जो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा तो ये कवर कर लेगा। ठीक है, करंट अफेयर कवर ये नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 10 से लेके 5 तक जितने भी हो पाते हैं प्राचीन इतिहास को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि बिहार के ऐतिहासिक परिचय के बारे में आपको देखना है। ठीक है, तो मैं जूम कर लेती हूँ जिससे कि आपको क्या हो कि मतलब अच्छे से दिख पाए। ठीक है, यहाँ जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि बिहार के ऐतिहासिक परिचय को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी ऐतिहासिक जो परिचय है बिहार के बारे में तो हम इनको मतलब सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे बताया गया तो कह रहा है कि पूरा पाषाण काल को आप देखेंगे जो पैलियोलिथिक पीरियड जिसको बोलते हैं। इस काल में क्या होता है कि प्रमुख पुरातात्विक जो अवशेष मिलते हैं वो दक्षिण बिहार से प्राप्त हुए। ठीक है, पूरा पाषाणिक जो काल के जो अवशेष मिले हैं तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, यानी बिहार के दक्षिण में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है कि पत्थर की कुल्हाड़ी हो गए, चाकू, खुरपी और उसके अलावा उत्कीर्ण यानी खुरपी जिसको बोलते हैं, और ये खुरचनी है। ठीक है, तो ये जो है वो साउथ बिहार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जो है ये अवशेष जो मुख्यतः गया के जेठियन या पेमार घाटी जिसको बोलते हैं, यानी गया के जेठियन या पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध और पैसरा जो जगह है वहाँ पे, भागलपुर के राज पोखर एवं माली झोर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर पश्चिम चंपारण की बात करते हैं जो उत्तर में है तो वाल्मीकि नगर आप देख सकते हैं तथा नालंदा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो भी आपके अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त गया के जिले के शेर घाटी में भी प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी अवशेष के 2 साक्ष्य भी आपको गया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, तो पूरा पाषाण काल को यहाँ पे हम लोग स्टडी करा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि मध्य पाषाण की काल से बात हम लोग देखेंगे। तो इस काल में क्या होता है कि साक्ष्यों के अंतर्गत जो देखते हैं मुंगेर जिले के छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार एवं नोक वाले औजार मिले हैं। कब, तो मध्य पाषाण काल को अगर हम लोग देखेंगे, और इंग्लिश वाले जो पढ़ेंगे तो वो मेसोलिथिक पीरियड को जान लेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है नवपाषाण जिसको बोला जाता है, जिसको नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, इस काल में जो क्या होता है कि साक्ष्यों के अंतर्गत जो है पत्थर के सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण प्राप्त हुए, जो चिरांद यानी चिरांद आपका शारण हो गया, वही छपरा सिवान वाला। उसके अलावा जो मनेर के पास जो पटना है, उसके अलावा जो चेचर और कुतुबपुर है वैशाली में, उसके अलावा टारा डी जो है आपका गया में, सेनुआर जो रोहतास में, यानी आपका जो साउथ बिहार में आप अगर बिहार का मैप देखेंगे तो साउथ बिहार का जो पार्ट है इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, बीचों बीच गंगा नदी फ्लो करती है और यहाँ क्या है तो रोहतास आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कैमूर है एकदम आप साइड में कोने में आप देख सकते हैं। उसके अलावा इनमें चिरांद हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि ताम्र पाषाण काल की बात की जा रही है, यानी जिसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है, यानी चालकोलिथिक पीरियड जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे इस काल में क्या है कि साक्ष्य जो चिरांद यानी सारण से जो मिले हैं, सोनपुर यानी आपके बेलागंज प्रखंड गया से जो मिले हैं, उसके अलावा जो पटना के मनेर से मिले हैं, वैशाली का चेचर, ये पूछ भी देता है कि चेचर कहाँ है, तो वैशाली में है, याद रखिएगा। राजगीर सेनुआर जो है रोहतास में, और ओरियम जो है वो भागलपुर से मिले हैं। कौन से साइट है ये, तो आपके ताम्रपाषाण काल के
मिले हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे बोला जा रहा है इनमें काले और लाल मृदभांड प्रमुख है, ठीक है। उसके अलावा जो सामान्यतः 1000 ईस्वी से लेकर के 900 ईस्वी तक के माने जाते हैं। ये जो आपके जो सामान्यतः जो टाइम पीरियड है वो आपके जो है 1000 ईस्वी से लेकर के 900 ईस्वी तक के माने जाते हैं, आपके जितने भी अवशेष मिले हैं, ठीक है। अगला देखते हैं आयरन काल किसको बोला जाता है, तो आपका लोहे काल को आप आयरन पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है। इस काल को जो है उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है, यानी लोहे काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान क्या होता है कि मानव बस्तियों के उत्तर बिहार में बिहार क्षेत्र में स्थापित होने के संकेत मिले हैं, यानी जो मानव बस्तियाँ थी वो बिहार के उत्तरी वाले भाग, ये आप जो है देखिए नेपाल वाला जो आप एरिया को देखेंगे तो इस तरह से आप जो बिहार वाला, तो ये वाला जो रीजन है तो ये क्या होगा आपका उत्तर बिहार वाला क्षेत्र को देख सकते हैं। इस काल के अंतर्गत लोहे का उपयोग जो है मुख्य औजार बनाने के लिए किया जाता था, यानी लोहे का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो मुख्य औजार बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि इस काल के दूसरे चरण को सामान्यतः उत्तरी काले चमकीले मृदभांड से जाना जाता है, ठीक है। यानी दूसरे चरण को सामान्यतः उत्तरी काले चमकीले मृदभांड से जाना जाता है, ठीक है। इसके साक्ष्य बक्सर और चिरान से मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि इस काल में जो है वो कृषि कार्यों में लोहे का उपयोग शुरू होने लगा था, साथ ही नगरीकरण की शुरुआत भी हो गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि वैदिक पीरियड को देख लेते हैं, यानी वैदिक युग को देख लेते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग जो है दृष्टि पब्लिकेशन का वो हिंदी वाले वर्जन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो बोला जा रहा है, कह रहा है क्या कि इस काल के अंतर्गत जो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिला है। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में, तो शतपथ ब्राह्मण में। उसके अलावा जो है आपका जो वैदिक युग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें विदेह नाम, जो विदेह क्या है, तो वर्तमान में जो तिरहुत का क्षेत्र है वो विदेह के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके अलावा आपका बोला जा रहा है क्या कि जनक को सम्राट राजा बताया गया है, यानी विदेह के राजा कौन है, तो जनक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें विदेह माधव और उनके पुरोहित जो है गौतम राहुगण जो है, ठीक है। यानी आपके विदेह के माधव जो हैं, इसमें विदेह माधव और उनके पुरोहित क्या है, गौतम राहुगण हैं। और आपके जो सदानीरा के रूप में वर्तमान गंडक नदी की चर्चा है, ठीक है। याद रखिएगा कि गंडक नदी को क्या है, आपको सदानीरा भी बोला जाता है। उसके अलावा देखिए शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माधव विदेह को ही बिहार यानी उत्तर बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तार करता माना जाता है। यानी शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो है माधव विदेह को ही आपका जो है बिहार यानी उत्तर बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तार माना जाता है। विदेह के राजा जो है वो जनक के दरबार में ही शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी जो थी मैत्री थी। तो याद रखिएगा जो आपका शतपथ ब्राह्मण को की रचना किसके द्वारा किया गया, तो ये याज्ञवल्क्य जी के द्वारा किया गया। और ये कहाँ पे रहते थे, तो ये स्पेशली आपके रहते थे विदेह के जो राजा थे जनक, उनके दरबार में। और आपकी जो इनकी पत्नी का नाम क्या था, ये बहुत फेमस है, ये मैत्रेय, उनकी पत्नी का नाम जो याज्ञवल्क्य जी थे उनकी पत्नी का नाम मैत्रेय था, ठीक है। ये बहुत काफ़ी मतलब स्कॉलर लेडी थी, ठीक है। मतलब इनका नाम भी बहुत आप सुन सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे बोला जा रहा है तो कह रहा है कि ऋग्वेद में जो है आपका बिहार के लिए कीकर शब्द का उपयोग किया गया है। तो ये पूछता है कि किस वेद में कीकर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बिहार, और किसके लिए, तो कीकर शब्द जो है वो बिहार के लिए प्रयोग किया गया है। जबकि प्रेमगंध को उसका शासक बताया गया है। तो आपका कीकर का जो राजा है वो कौन है, तो प्रेमगंध है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है अथर्ववेद में अंग और मगध क्षेत्र का उल्लेख है। कहाँ पे, तो अथर्ववेद में कौन से क्षेत्र का, तो अंग और मगध। अंग किसको कहते हैं, तो भागलपुर वाला रीजन हो गया। जबकि आपका जो है यजुर्वेद में विदेह राजा का है, ठीक है। यानी ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं वो आपके द्वारा रचित वाल्मीकि नारायण के अंतर्गत जो है वर्तमान बक्सर क्षेत्र के लिए मलद या करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो वाल्मीकि रामायण है उनमें जो है बक्सर क्षेत्र के लिए क्या यूज़ किया गया है, तो मलद। याद रखिएगा कि मलद जो है किसके लिए यूज़ किया गया है, तो आपके बक्सर क्षेत्र के लिए यूज़ किया गया है। और इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र को राक्षसी ताड़िका का वास क्षेत्र भी बताया गया है। यानी राक्षसी ताड़िका अगर कहीं रहती थी तो वो कहाँ रहती थी, तो आपका बक्सर क्षेत्र में रहती थी। हमने तो मतलब जब हम लोग छोटे थे तो उसमें हमने जब हम लोग रामायण देखते थे
ठीक है। तो इसमें हम देखते थे कि इस तरह से मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें थी उसमें, तो उसी में हमने नाम इनका सुना था। ठीक है, लेकिन आज यहाँ पे भी हमको पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, वायु पुराण और पद्म पुराण में राजगृह गया पुनपुन को पवित्र स्थल बताया गया है। ठीक है, आपका पवित्र स्थान बताया गया है किसमें, तो वायु पुराण और पद्म पुराण में। ठीक है, उसके अलावा जो है हालांकि कुछ पौराणिक स्रोतों से जो है गया क्षेत्र में असुरों का राज्य होने का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, पौराणिक स्रोतों से जो है वो असुरों का राज्य होने का गया को ही मिला गया है। ठीक है, ये भी आप अगर देखेंगे तो MCQ के फॉर्मेट में बहुत जगह मैंने देखा है। ठीक है, उसके अलावा जो है महाजनपद काल को देख लेते हैं, यानी महाजनपदा जो पीरियड होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि आपका 600 ईस्वी पूर्व के समय में महाजनपद काल माना जाता है। ठीक है, लगभग आपका 600 ईस्वी पूर्व के समय को महाजनपद काल को कहते हैं। उसके अलावा जो है आपका क्या बोला जा रहा है कि बौद्ध साहित्य जो है अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र के अनुसार जो है इस काल के कुल कितने महाजनपद है, तो 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या, उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि 3 महाजनपद कहाँ हैं, तो ये 3 महाजनपद जो है वो आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। गया हो गया, मगध, बज्जी जो है वो बिहार में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये पूछता भी MCQ के फॉर्मेट में कि बिहार में कितने महाजनपद है, तो 3 महाजनपद जो है वो बिहार में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका अंग के बारे में आपको जानना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अंग के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं कि अंग क्या था। ठीक है, तो उस समय के बारे में हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो है वो थोड़ा जूम कर लेती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि सर्वप्रथम जो है अथर्ववेद में अंग महाजनपदों का उल्लेख किया गया। उसकी राजधानी क्या है, तो चंपा यानी भागलपुर के निकट है। उसके अलावा जो अष्टाध्यायी जिसकी रचना पाणिनि ने की थी, यानी अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, तो पाणिनि ने की थी, के अंतर्गत अंग के वंग, कलिंग और पुंड आदि उपनामों से किया गया है। ठीक है, यानी आपका जो इसके अंतर्गत अंग के लिए जो है वंग भी यूज़ किया गया, कलिंग भी यूज़ किया गया है और पुंड भी जो है वो आपका उपनामों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका बोला जा रहा है, कह रहा है क्या कि यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि यह राज्य जो है वर्तमान बिहार के मुंगेर और खड़गपुर जिले में विस्तृत था। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं का मतलब कि बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में विस्तृत है। उसके अलावा जो मालिनी इसकी प्रारंभिक राजधानी थी किसकी, तो मुंगेर और बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में विस्तृत है। ठीक है, और इसकी जो अंग की जो प्रारंभिक राजधानी अगर बोला जाए तो मालिनी इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, उसके अलावा जो है याद रखिएगा कि अंग में कौन सा भाग है, तो मुंगेर और भागलपुर का रीजन आता है। ठीक है, उसके अलावा जो है कालांतर में इसकी राजधानी क्या हो जाती है, अंग की राजधानी चंपा भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे क्या बोला कि चंपा को वेनसांगु ने चेनपो कहा है। ठीक है, चंपा को क्या कहा है, तो आपका वेनसांग ने चेनपो कहा है। इस राज्य का पहला आर्य राजा जो है तितुची है। ठीक है, उसके अलावा जबकि अंतिम आर्य राजा जो है कर्ण यानी कुंती पुत्र को माना जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब पहला क्या है, तो तितुची और अंतिम जो राजा है अंग के वो क्या है, तो कुंती पुत्र को माना जाता है, यानी कर्ण जी को माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अंग राज्य के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म की स्वीकार करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, यानी आप तो जानते हैं पुरुष में कौन थी, तो आपके पुरुष में जो थे जमाली थे। और यहाँ पे पुत्री के बारे में मतलब फीमेल के बारे में, महिला के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये महिला कौन होगी, तो आपकी चंदना थी जो आपकी दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है, उसके अलावा वो अंग की राजा की पुत्री रही थी। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि अंग राज्य के अंतिम राजा जो थे ब्रह्मदत्त के शासनकाल में ही जो बिम्बिसार के इस पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल कर लिया गया। यानी जब अंतिम राजा जो अंग के थे उसमें बिम्बिसार ने क्या किया था, आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने शासन में कर लिया था। ठीक है, ये पूछता भी है कि बिम्बिसार ने किस क्षेत्र पे आक्रमण किया था, तो ये अंग पे किया था, अपने अंदर उसको ले लिया था। ठीक है, बिम्बिसार ने। आसन जो है भक्षी, अशुपुर और चंपा इसके राज्य के प्रमुख नगर थे। तो किसके थे, तो अंग के थे। आसन, भक्षी, अशपुर और चंपा भी जो थे वो भी आपके देखने को मिल सकता है।
अगला देखते हैं वज्जी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वज्जी क्या है, तो वज्जी जो है वो महाजनपदों में वर्तमान बिहार के यानी वज्जी में कौन कौन से आपके वर्तमान में आते हैं, तो आपका मुजफ्फरपुर आ जाएगा, चंपारण, दरभंगा और सारण वाला जो क्षेत्र है वो वज्जी महाजनपद में आ सकता है, ठीक है, आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है इसकी सीमा नेपाल के तराई तक फैली हुई है, किसकी, तो वज्जी संघ की, ठीक है। उसके अलावा जो वज्जी की राजधानी क्या रही थी, तो आपकी वैशाली रही थी। इसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि इस महाजनपद का सबसे सदस्य जो है प्रमुख सदस्य कौन है, तो लिच्छवी गणराज्य था, ठीक है। यानी इस महाजनपद का सबसे प्रमुख सदस्य कौन होता था, तो लिच्छवी गणराज्य था। यहाँ के शासक जो थे वो क्षत्रिय थे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में लिच्छवियों के लिए राज्य शब्द पर जीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्यकृत जो है अर्थशास्त्र में लिच्छवी के लिए क्या यूज़ किया गया, तो राज्य शब्दोपजीवी संघ शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है। किसके लिए, तो लिच्छवियों के लिए किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो बोला जा रहा है, तो वज्जी महाजनपद के प्रमुख चेटक की पुत्री का विवाह जो है मगध के राजा अजातशत्रु से किया गया था। यानी आप अगर देखेंगे तो वज्जी महाजनपद के जो प्रमुख थे चेटक, उनकी पुत्री थी, ठीक है, तो उनका विवाह जो है वो अजातशत्रु से कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप देखेंगे कि मगध नरेश अजातशत्रु ने वज्जी महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी अजातशत्रु ने क्या किया था, तो वज्जी महाजनपद को अपने अंडर में मिला लिया था। अंक को किसने मिलाया था, तो बिंबिसार ने मिलाया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो बोला जा रहा है कि वैशाली जो है नमदे दिष्ट मनु का पुत्र में जो है वो आपको वैशाली में वैशाल यानी वैशाली राजवंश की स्थापना की थी, किसने, तो नमदेष्ट ने की थी, ठीक है। और मनु के जो पुत्र हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बोला जा रहा है इसमें 33 राजा हुए, ठीक है, यानी वैशाली में 33 राजा हुए और 24वां जो राजा विशाल के वैशाली शहर की स्थापना की, ठीक है। और जो विशाल थे वही उन्होंने ही विशाली शहर की स्थापना की थी। और सुमति यानी प्रमति इस वंश का अंतिम राजा था। यानी वैशाली का अगर राजा बोला जाएगा तो सुमति यानी प्रमति यहाँ के अंतिम राजा हुए, ठीक है, कहाँ के, तो वैशाली के, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला आपका क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या यहाँ पे देखते हैं मगध के बारे में। मगध जो है आपका जो बताया गया है, तो मगध जो है वृद्धत से शुरू होता है। यहाँ पे देखिए इस वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, मगध को, तो मगध का जो संस्थापक है वो वृद्धत को माना जाता है। जबकि रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। रिपुंजय जो था वो मगध वंश का आपका जो है अंतिम शासक माना जाता है, ठीक है। इस वंश के शासनकाल में मगध की राजधानी वसुमती और इस वंश के शासनकाल में मगध की राजधानी जो थी वो क्या थी, तो आपकी वसुमती गिरिव्रज हो गई, वसुमती उसके बाद गिरिव्रज और कुशाग्रपुर थी, ठीक है, किसकी, तो मगध की, ठीक है। देखेंगे अगला देख लेते हैं, हर्यक वंश को देख लेते हैं। यहाँ पे हर्यक वंश में क्या है, तो इस वंश का संस्थापक कौन रहा था, तो बिंबिसार था और इसने 492 ईस्वी तक मगध पर शासन किया था, किसने, तो बिंबिसार में 492 ईस्वी तक। इस वंश इसने मगध और अंग महाजनपद को मध्य कटु संबंधों को समाप्त किया था, किसने, तो बिंबिसार ने किया था। और राजवैद्य जो जीवक थे बिंबिसार के दरबार में ही रहते थे, कौन, तो जीवक जो थे वो राजवैद्य थे और बिंबिसार की स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक जो है वो माना जाता है, ये, ठीक है। वन लाइनर फॉर्मेट पे आप जान सकते हैं। उसके अलावा जो है बिंबिसार के बाद जो है वो अजातशत्रु मगध का शासक बनता है और जिसने वज्जी संघ की मगध में मिला लिया था। वज्जी संघ को क्या किया था कि ये मगध में मिला लिया था, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं कि आपका अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि अजातशत्रु के बाद जो उदयन शासक बनता है और उसने क्या किया कि पाटलिपुत्रा को राजगिरी के स्थान पर राजधानी बनाया, ठीक है। राजगिर से वो कहाँ लेके आता है, तो आपका पाटलिपुत्रा लेके वो आते हैं, कौन, उदयन। इस वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है वो नागदशक को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है वो आपका शिशुनाग ने 412 ईस्वी में क्या होता है कि ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो शिशुनाग वंश का स्थापना जो है वो किया जाता है आपका शिशुनाग के द्वारा किया जाता है 412 ईस्वी में।
और वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। किसने? शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाई। उसके अलावा जो है इस वंश के शासनकाल में वत्स और कौशल को मगध में शामिल किया गया था। वत्स और कौशल को मतलब इसके वंश के शासनकाल में आपको वत्स और कौशल को मगध में शामिल कर लिया गया। ठीक है। उसके अलावा जो कालाशोर शिशुनाग के बाद शासक बनना, इसने पाटलिपुत्रा को मगध को अस्थायी राजधानी बनाया। ठीक है। और पाटलिपुत्रा को क्या किया कालाशोक ने कि अस्थायी राजधानी बना दिया। उसके अलावा देखते हैं शिशुनाग वंश के बाद आते हैं नंद वंश। ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे नंद वंश जब आते हैं तो इनका टाइम पीरियड क्या रहता है, जो आपका इस वंश की स्थापना जो की जाती है 344 ईस्वी में किया जाता है। किसके द्वारा? तो महापद्मनंद के द्वारा नंद वंश का स्थापना किया जाता है। इस वंश में जो कुल कितने शासक हुए? तो कुल 9 शासक होते हैं। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। और आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य यानी चाणक्य की मदद से मगध पर इस वंश के शासन का अंत कर दिया। ठीक है। और इसके बाद क्या आता है? तो आपका मौर्य वंश, जिसके अशोक राजा महान रहते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य भी रहते हैं पहले। उसके अलावा देखते हैं क्या है कि मौर्य आपका साम्राज्य की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो कह रहे हैं क्या कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किसकी स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से किया था। ठीक है। तो आपके चाणक्य जो है वो अहम रोल निभाते हैं आपका मौर्य साम्राज्य को इस्टेब्लिश करने में। उसके अलावा जो है इसने यूनानी सेनापति सिलेकस निकेटर को भी युद्ध में हराया था। ठीक है। यानी यूनान का जो सेनापति था सिलेकस निकेटर, वो क्या हुआ था कि वो भी हारता है। किससे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उनको हराया जाता है। ठीक है। किसको? तो सिलेकस निकेटर को। ठीक है। और ये पूछता भी है और इन्हीं की बेटी से वो शादी कर लेते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। उसके अलावा क्या होता है कि 315 ईस्वी में सेल्यूकस एवं मेगास्थनीक जो राजदूत रहता है, सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत है मेगास्थनी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कब आया था? तो 315 ईस्वी में वो आते हैं। ठीक है। इंडिका मेगास्थनीस की रचना है। ठीक है। यानी इंडिका जो है वो मेगास्थनीस की रचना है। और आपका जो इस जिसमें पाटलिपुत्रा के नगर और सैन्य प्रशासन का वर्णन है, उल्लेख मिलता है। किसमें? तो इंडिका में। और किसके द्वारा किया गया? तो ये मेगास्थनीस के द्वारा किया जाता है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की पूर्ण जानकारी कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है। लेकिन कुछ जानकारियाँ जो है वो इंडिका से भी मिलती है। आपके नगर और सैन्य प्रशासन के बारे में वहाँ से भी मिल जाता है। अगला देखते हैं पुरातत्ववेत्ता जो है स्पूनन ने मगध के समीप कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष खोजे थे। किसने? तो स्पूनन ने किया था। और ये क्या थे? पुरातत्ववेत्ता थे। और कहाँ पे? तो पटना के जो कुम्हरार है तो वहाँ पे जो है पहले अवशेष को खोजा गया था। किसके द्वारा? तो स्पूनर जी के द्वारा खोजा गया था। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहे हैं कि बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकारी होते हैं। ठीक है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आते हैं? तो आपके बिंदुसार आते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसके दरबार में डायमेकस यानी एंटियोकस का राजदूत आया था। ठीक है। किसके दरबार में? तो आपके बिंदुसार के दरबार में जो है एंटियोकस का जो राजदूत था डायमेकस आते हैं। ठीक है। ये पूछता भी है वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है। इसके जो है अतिरिक्त जो है इसके दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंधित पिंगल वत्स नामक भविष्यवक्ता भी थे। ठीक है। यानी आजीवक संप्रदाय के जो भविष्यवक्ता भी थे और यही जो थे वो अशोक के बारे में जो है वो आपकी भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है। पिंगल वत्स ही करते हैं। ठीक है। और भविष्यवक्ता थे लेकिन रहते किसके दरबार में थे? वो बिंदुसार के दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं आपका क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद 269 ईस्वी में यानी 270 से 1 साल पहले जो है ईस्वी पूर्व में वो राजा बनते हैं। ऐसा लगता है कि इसने पद के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ठीक है। ऐसा मतलब बोला जाता है। ठीक है। कहीं लिखा हुआ हो तो अलग बात है। 261 ईस्वी में अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध की नीति का त्याग कर दिया था। ठीक है। यानी 261 ईस्वी पूर्व में जब अशोक जो है वो कलिंग युद्ध करता है तो उसके बाद जो है युद्ध नीति का वो क्या करता है? त्याग कर देता है। कौन? अशोका। उसके बाद जो है धर्म को अपना लिया। उसके शासनकाल में तृतीय बहुसंगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका पाटलिपुत्रा में। ये वन लाइनर फैक्ट जो है आपको प्रीलिम्स में काम देगा। ठीक है। उसके अलावा जो है अशोक द्वारा जो है धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति शांति सद्भाव और प्रचार के लिए की गई थी। किसके द्वारा? तो अशोका के द्वारा।
उसके अलावा जो है आपको मगध के राजा के रूप में किस शिलालेख में बताया गया है, तो भाब्रू शिलालेख में ये पूछता भी है कि भाब्रू शिलालेख में जो है वो अशोक को मगध का राजा बताया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि चंपारण हो गया, सासाराम हो गया बराबर, यानी गया वाला क्षेत्र हो गया से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अशोक जो है शिलालेख जारी करने वाला भारत का पहला शासक था। ठीक है, यानी ये आप याद रखिएगा कि भारत का पहला शासक जो था अशोक था, जो शिलालेख को अभिलेख जारी किया था। ठीक है, या याद रखिएगा कि अभिलेख का जारी करने वाला जो था वो कौन था, तो अशोका थे। ठीक है, उसके अलावा जो है उपगुप्त आप देखेंगे कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु की दीक्षा लेकर के जो है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, किससे लिए थे, तो उपगुप्त से लिए थे। क्या लिए थे, तो बौद्ध भिक्षु थे वो, और दीक्षा लिए थे बौद्ध धर्म का। ठीक है, और किसने, तो अशोका ने। ठीक है, उसके अलावा देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार जिसको बर्मा कहा जाता था पहले, को अपने दूत भेजे थे। किसने, तो अशोका ने भेजे थे। ठीक है, अगला मौर्य वंश का अंतिम जो शासक होते हैं वो बृहदत्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी हत्या किसने कर दी थी, तो 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है यही जो है एस्टेब्लिश करते हैं शुंगा डायनेस्टी को। ठीक है, आपके शुंग वंश का स्थापना किया जाता है किसके द्वारा, तो आपके पुष्यमित्र जो शुंग थे वो उनके द्वारा किया जाता है स्थापना, जो आपके 185 ईस्वी पूर्व में जो है शुंग वंश की स्थापना की जाती है शिशु पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र ने व्यापक पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की और स्तूपों का विनाश भी कर दिया, क्योंकि ये क्या थे, विरोधी थे, इसलिए बहुत सारे भिक्षुओं को क्या कर दिया, हत्या कर दी थी और स्तूपों का विनाश भी किया था। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि इस वंश के समय में ही डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्रा पे होता है। ठीक है, इस वंश में यानी पुष्यमित्र शुंग के टाइम में ही क्या होता है कि ये शुंग डायनेस्टी के टाइम में ही जो है आपको देखने को मिलेगा कि डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्रा पे होता है। ठीक है, और आपका शुंग वंश के जो अंतिम शासक हुए वो देवभूति कहे जाते हैं। और पतंजलि जो शुंगों के दरबार में रहते थे, जो योग के रचयिता थे, अब तो पतंजलि जो कहाँ रहते थे, तो शुंगों के दरबार में ही वो रहते थे। ठीक है, अगला जो शुंग वंश के बाद जो आपका आता है, तो आप देख सकते हैं कन्नव वंश आता है। ठीक है, कन्नव वंश की स्थापना कम होती है, तो आपको 75 ईस्वी में वसुदेव ने की थी। ठीक है, कन्नव वंश की स्थापना 75 ईस्वी में आपके वसुदेव ने किया था कन्नव वंश का स्थापना। और ये जो क्या थे, कन्नौज शासकों को भी ब्राह्मण माना जाता है। ठीक है, कन्नौज शासक भी क्या थे, आपके ब्राह्मण ही थे। ठीक है, उसके अलावा जो इस वंश के शासनकाल में मगध को साम्राज्य पाटलिपुत्रा के क्षेत्र तक ही सीमित था। ठीक है, यानी कन्नव वंश के टाइम में क्या होता है कि मगध का साम्राज्य पाटलिपुत्रा के क्षेत्र तक ही सीमित था। ये बाहर वाला क्षेत्र इनके एरिया में, कन्नव वंश के एरिया में नहीं था। उसके अलावा इस वंश के अंतिम शासकों को आंध्र सातवाहन ने पद से हटा दिया था। कन्नव वंश को हटाया कौन था, तो आंध्र सातवाहन ने हटाया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ जो हम पढ़ेंगे, तो यहाँ हम पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी को। ठीक है, इसमें जो बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं क्या कि श्री गुप्त इस साम्राज्य के पहले शासक थे। तो गुप्त साम्राज्य को अगर स्थापना किया गया था वो श्री गुप्त जी के द्वारा किया गया था। हालांकि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है 320 से 335 को इस साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र सम्राट माना जाता है। किसको, तो गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, और ये प्रथम स्वतंत्र सम्राट किसको माना जाता है, तो समुद्रगुप्त को माना जाता है। इनका टाइम पीरियड क्या था, तो आपका 320 से लेकर के 335 तक था। आपका अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं क्या है कि 320 ईस्वी में क्या होता है कि चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्रा में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो कहाँ पे, तो पाटलिपुत्रा में। ये पूछता है भी है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसके द्वारा किया गया था धारण, तो ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, 320 ईस्वी में। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि आपका समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद सम्राट बने। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन बनते हैं, तो आपके जो है वो बनाए जाते हैं, समुद्रगुप्त को बनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका बोला जा रहा है कि इसे भारत के नेपोलियन कहा जाता है। किसको, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इनका दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन थे, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के राजा रोहन, विजय अभियान एवं साम्राज्य विस्तार का उल्लेख किया गया। किसमें, तो प्रयाग प्रशस्ति जो आपके हरिसेन के द्वारा लिखा गया था।
ठीक है। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, ठीक है। इसके अतिरिक्त वह प्रशासक, संगीतज्ञ और कवि और विद्या का संरक्षक भी थे, ठीक है। ये जो थे समुद्रगुप्त। और आपके समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो रामगुप्त होते हैं। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने अपना राजदूत भेज जाता, ठीक है। और क्यों भेजा था, कि गया में एक बौद्ध मठ बनवाने के लिए। तो याद रखिएगा कि कहाँ के राजा थे, तो श्रीलंका के थे। और किसके दरबार में आते हैं, तो समुद्रगुप्त के दरबार में आते हैं। रामगुप्त के बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे विक्रमादित्य बनते हैं, ठीक है। रामगुप्त के बाद जो आते हैं वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, यानी आपके विक्रमादित्य इन्हीं को जाना जाता है, सेकंड को, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड क्या रहता है, तो 380 से लेकर के 412 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो आप देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि इसके दरबार में कालिदास हो गया, बरामीर हो गए, आर्यभट्ट हो गया, ब्रह्मगुप्त हो गए, धन्वंतरी हो गए तथा अमर सिंह रहते थे। किसके, चंद्रगुप्त आपके द्वितीय के समय में रहते, ठीक है। याद रखिएगा मौर्य के समय नहीं, ठीक है, मैंने शायद मौर्य बोला है। तो इसके लिए शासनकाल में, इसके ही शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत भ्रमण पर आया था, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में जो है वो आपके आते हैं फाहियान, ठीक है। हर्षवर्धन जो आते हैं वो ये वेनशांग आते हैं हर्षवर्धन के टाइम में। उसके अलावा जो है देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत जो है कुमारगुप्त बनते हैं, शासक बनते हैं। इनका टाइम पीरियड कब था, 441 से लेकर के 455 तक इनका कुमारगुप्त का टाइम पीरियड रहता है। इसने जो है वो नालंदा महाविहार यानी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त के बाद कौन आते हैं, तो स्कंदगुप्त राजा बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो गुप्त शासक जो अंतिम माने जाते हैं वो भानुगुप्त जी को माना जाता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे देखते हैं तो कहा जा रहा है कि गुप्त काल में ही बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया था। तो आप इस तरह से ध्यान दे सकते हैं। परवर्ती गुप्त शासकों में शशांक ने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी, ठीक है। यानी परवर्ती गुप्त शासकों में शशांक जो थे वो आपके बोध गया स्थित जो बोधि वृक्ष को क्या किया था कि वो मतलब कटवा दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है गॉर्डनर थे वो, ठीक है, शशांक। अगला देखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं कि हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री वेनसाक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। तो किसके टाइम में, तो हर्षवर्धन के टाइम में आते हैं। उसके अलावा आदित्य सेन परवर्ती गुप्त शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। आदित्य सेन जिनको परवर्ती गुप्त शासकों में शक्तिशाली माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है पाल वंश को हम लोग देखते हैं, पाल डायनेस्टी को देखते हैं। आप अगर बीपीएससी मेंस लिखेंगे तो आप पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, पाल कला जो थे, तो आप इसके बारे में आप लिखना होगा मेंस में, पाल कला। फिर से आपका उसके अलावा जो है मौर्य कला के बारे में लिखना होता है, ठीक है। बहुत सारे जो है वो आपको लिखना होता है, पटना कलाम के बारे में लिखना होता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि बिहार में पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। तो बिहार में पाल वंश के शासक कौन थे, तो आपके गोपाल थे। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता है। इस वंश के शासकों ने बौद्ध शैक्षणिक संस्थाओं को बढ़ावा दिया था। यानी इस वंश के शासकों ने बौद्ध शैक्षणिक संस्थाओं को क्या किया था, बढ़ावा दिया था। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वाली जो पाल शासक थे धर्मपाल, वो क्या किए थे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके अतिरिक्त जो है वो क्या होता है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी इसी समय अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो आपके पाल के टाइम में ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय अस्तित्व में आता है, ठीक है। मैं थोड़ा दूर कर देती हूँ जिससे आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए कर्नाट वंश को देखते हैं। तो कर्नाट वंश के जो शासक रहे हैं वो आपके संस्थापक माने जाते हैं, नान्यदेव जी को माना जाता है, जिसने तिरहुत क्षेत्र जो आपका 1097 से लेकर 1147 ईस्वी तक शासन था। हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था। हरि सिंह देव जो थे वो इस वंश के अंतिम शासक थे। इसने क्या, इसके ही शासन काल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान शुरू हुआ था, ठीक है। किसके काल में, तो हरि सिंह के टाइम में जो है वो गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान शुरू होता है, ठीक है। इस वंश का 1378 ईस्वी में पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। कौन से वंश का, तो कर्नाट वंश का, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं आप हमारे जो जैन धर्म यानी महावीर जी के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी लूसेंट आप पढ़िए या फिर एनसीईआरटी पढ़िए, तो यही सब चीज़ें जो दिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ हम लोग रिविज़न कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि इस धर्म के 24वें तीर्थंकर जो हुए, महावीर का जन्म कब होता है, तो 540 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है, तो वैशाली के कुंडग्राम में होता है। किसका होता है, तो महावीर जी का होता है। इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम क्या था, तो तिश्रा था। 42 वर्ष में उनको क्या मिलता है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन से नदी पे, तो त्रिजुपालिका नदी पे मिलती है। कब, तो 42 साल में। उसके अलावा 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप यानी पावापुर के समीप जो है 468 ईस्वी में उन्हें निर्वाण प्राप्ति हो जाती है, याद रखिएगा। और यहीं जो है वो अंतिम उपदेश भी अपना वो देते हैं, कौन, महावीर जी, ठीक है। अब देखिए आपका क्या है, तो बोला जा रहा है कि आपका कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के बारे में देखिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, जबकि पुत्र का नाम क्या था, राहुल था, ठीक है। उसके अलावा जो है वो इनको 35 वर्षों की आयु में बोध गया में निरंजना नदी, उनको क्या हुआ, त्रिजुपालिका नदी, और इनको निरंजना जिसको फल्गु नदी के तट पर जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस घटना को क्या कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वन लाइनर फॉर्मेट में है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी, तो कहाँ पे, तो आपका पाटलिपुत्रा में कौन सी सभा, तो तृतीय थी। उसके अलावा जो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, तो वैशाली को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके अलावा जो बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं कि बोध गया में लगा हुआ बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी का कितने साल का है, तो चौथे साल का। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है, कहीं कहीं 5वीं बोला जाता है और पीढ़ी का बोला जाता है, कहीं चौथे पीढ़ी का बोला जाता है, तो इस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। उदयन को पाटलिपुत्रा का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है, तो उदयन को जो है वो पाटलिपुत्रा का संस्थापक माना जाता है। ये क्या होता है कि नंद वंश के बाद क्या होते हैं कि मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित होता है, तो नंद को हटा करके ये मौर्य वंश आता है। घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था, ये भी पूछता है वन लाइनर फैक्ट में। राजधानी पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का राजमहल लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो है बराबर की पहाड़ियों का उपयोग जो है आजीवक संप्रदाय के द्वारा किया गया था, अपने आश्रयगिरी के रूप में किया जाता था, ठीक है, किया गया था, आश्रयगिरी के रूप में किया था, ठीक है। उसके अलावा जो है भाब्रू अभिलेख में जो है अशोक ने मगध को सम्राट बताया है, ठीक है। अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है किस अभिलेख में, तो भाब्रू अभिलेख में, याद रखिएगा। और आपका अजात शत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है वो राजगीर में होती है। तीसरा कहाँ होती है, तो ये आपकी होती है पाटलिपुत्रा में, और ये आपका अशोका के टाइम में होता है, ठीक है, राजगीर। और ऊपर में आप देख सकते हैं पाटलिपुत्रा के टाइम में होता है। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित तथ्यों के विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार डीएलपी से संबंधित ये बुकलेट को देखिए, ठीक है। ये तो चलिए इसके बारे में आइडिया दे रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कर्नाट वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, ये तो नान्य देव जी को माना जाता है। उसके अलावा जो है कर्नाट का अंतिम शासक किसको माना जाता है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है वो हरि सिंह देव जी को माना जाता है। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वो कुमार गुप्त हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने थ्योरी को पढ़ा है, ठीक है। आपका यहाँ पे मैंने टिक भी लगा दिया है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। उसके अलावा जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही है, तो ये राजगीर भी रही है, ठीक है। तो प्रारंभिक राजधानी बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका बोला जा रहा है कि अजातशत्रु किस वंश का किस अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था, तो हर्यक वंश था। और बिंबिसार भी था जो था आपका हर्यक वंश का ही था, ठीक है। उसके अलावा देखिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, ये पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी अशोका के टाइम में, ठीक है। उसके अलावा जो है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो चौथी पीढ़ी का है,
ठीक है। उसके अलावा जो है आपका बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो वैशाली जो है वो गणतंत्र विश्व का पहला माना जाता है। वैशाली को ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। पाटलिपुत्रा के संस्थापक किसको माना जाता है, तो ये जो है वो आपका हर्यक वंश के संस्थापक जो थे उदयन के टाइम को माना जाता है। ठीक है, ये पाटलिपुत्रा को। और आप बताइएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। ये हर्यक वंश के ही थे उदयन, याद रखिएगा, ये संस्थापक नहीं थे। ठीक है, और ये पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे। ठीक है, नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर किस राजवंश का शासन था। तो नंद वंश के बाद जो है वो मौर्य डायनेस्टी आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई थी। तो वैशाली में स्थापित की गई थी। तो कब, तो 6वीं शताब्दी पूर्व, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। उसके अलावा देखिए कि चीनी यात्री वेंसक ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। आपका डी आंसर हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें कि आपका बोला जा रहा है कि वह स्रोत इसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये मेगास्थनीज की जो है इंडिका है, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। क्या मिलता ही है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो पाटलिपुत्रा। और कितने नंबर की थी, तो 3rd नंबर की थी। उसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन महान के समकालीन था। तो सिकंदर महान के समकालीन और कोई नहीं, महानंद घनानंद थे। ठीक है, महानंद जो थे वो आपके जो है नंद डायनेस्टी के संस्थापक रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा दोनों बातों को। विक्रमशिला बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र संस्थापक कौन रहे हैं। तो उनका नाम बताना है। विक्रमशिला केंद्र शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल जी रहे हैं, बी आंसर हो जाएगा। उसके अलावा जो बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना हुआ था। तो ये स्पेशली लकड़ी का बना हुआ था, याद रखिएगा। उसके अलावा जो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता है। तो आजीविकों के आश्रय गृह के रूप में किया जाता था। बराबर की गुफा कहाँ है, तो गया में है, याद रखिएगा। ठीक है, वह स्तंभ जिसमें जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो भाब्रू शिलालेख आपको मिलेगा। ठीक है, और शिलालेख का सबसे स्टार्ट पहले किसने कराया था, तो अशोका ही ने कराया था। ठीक है, उसके अलावा जो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में होता है। ठीक है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। उसके अलावा देखते हैं कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था। तो किसके शासनकाल में, तो आपके अजातशत्रु के समय में। और प्रथम कहाँ हुआ था, तो ये राजगीर में होता है। ठीक है, तो इस तरह से 22 प्रश्नों को भी मैंने आपको करा दिया है। आप चाहे तो आंसर भी देख सकते हैं इसमें जो लिखा हुआ है। अगला जो है हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास को भी देख लेंगे। इस तरह से हम लोग जो जितने पॉइंट है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर ऑल्सो कर सकते हैं। और प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर भी कर सकते हैं। और कोई सुझाव अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो श्योरली आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। टेक केयर।